Hello dear students, how are you all? Today we are with class 10th, chapter number 3rd, topic, chapter name is metals and non-metals, and the topic is extraction of metal. Students, up to here we have completed our chapter and you can watch other videos. तो स्टूडेंट्स जो हमने पीछे वाली वीडियोज़ की हैं उनमें से मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूँ. I would like to ask two questions. First one is, name the least reactive metal. Name the least reactive metal. And second one is, why copper is used to make boiler instead of steel. Second question is, why copper is used to make boiler instead of steel or iron. Okay students, these are the two questions which I have asked to you. So you can answer me in comment box or you can WhatsApp me. WhatsApp number is given in description box. So students, we have come to extraction of metal and we have done metals of low reactive series. Metals of low reactive series में हमने सिनेबर के एग्जाम्पल किया था. सिनेबर इज द ore of mercury. सिनेबार इज द ओर ऑफ मर्क्यूरी. मर्क्यूरी का ओर होता है सिनेबार. और हमने देखा था कि हम सिंपली लो रिएक्टिव सीरीज वाली मेटल्स के ओर्स को अगर हम सिंपली हीट कर देते हैं तो वो इजीली मेटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हम लोग कोई रिड्यूसिंग एजेंट का भी यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक कार्बन. वी कैन यूज दैट ऑल्सो. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज मेटल ऑफ मिडल रिएक्टिव सीरीज. स्टूडेंट्स, मिडल रिएक्टिव सीरीज में जो मेटल्स आती हैं वो आती हैं जैसे जिंक हो गया, लेड हो गया, फेरस हो गया. दीज ऑल आर. सो दीज मेटल्स जनरली प्रेजेंट एज सल्फाइड एंड और कार्बोनेट्स. जो इन मेटल्स के और होते हैं वो सल्फाइड और कार्बोनेट्स के होते हैं, यानी उनके साथ या तो सल्फर जुड़ा होगा या फिर CO3 जुड़ा होगा. ठीक है स्टूडेंट्स. तो it is easier to obtain metal from their oxides and firstly converted आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे converted into oxides. हम मेटल के ऑक्साइड्स को तो सिंपली हीट करके हम लोग उसमें से मेटल के ओर को हीट करके हम उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपली रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हुए हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. इतना तो स्टूडेंट्स हम लोग कर चुके हैं. तो अगर हम इन सल्फाइड और कार्बोनेट के जो ओर हैं इनको अगर ऑक्साइड्स के ओर में चेंज कर दें तो हम इजीली अपनी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर्स ऑफ मेटल इनटू ऑक्साइड्स ऑफ मेटल. सो टू डू दैट सबसे पहले हम लोग करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स सल्फाइड ओर्स. मेटल के सल्फाइड ओर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना. दैट प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग. स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. बोथ रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. वन ऑफ दीज टू रिएक्शंस विल कम इन योर एग्जाम ऑल्सो. सो फर्स्ट वन इज रोस्टिंग. जैसा कि सल्फाइड ओर है, रोस्टिंग का नाम इसमें यूज किया जा रहा है और हम लोग इसको पहले कर भी चुके हैं सल्फाइड के ओर को रिमूव करने के लिए. सो द सल्फाइड ओर ऑफ मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय स्ट्रांगली हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. स्टूडेंट्स, आप लोगों को लाइन याद रखनी है. सल्फाइड्स और ऑफ मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड्स बाय स्ट्रांगली हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम लोगों को सल्फाइड और को हीट करना है. देन दे विल कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड्स. जस्ट एग्जांपल 2ZnS, जिंक सल्फाइड हम लोगों ने ले लिया. 2 कंपाउंड्स लिए हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. व्हेन वी हीट दिस देन इट विल फॉर्म ZnO प्लस 2SO2, 2 मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड के बनेंगे. तो सेंस हम लोगों ने सिंपली सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म कर दिया, जिससे हमें क्या मिल गया? मेटल का ऑक्साइड मिल गया. मेटल तो जिंक थी तो उसका ऑक्साइड मिल गया. तो इस ऑक्साइड से हम लोग सिंपली फिर से हीट करके डायरेक्टली ZnO प्लस इसको फिर से हम फर्दर हीट करके Zn प्लस O2 ले सकते हैं, या फिर इसके साथ हम लोग किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन है उसकी रिएक्शन करवा सकते हैं. तो क्या बन जाएगा? Zn प्लस CO2. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स. तो हम लोग यहाँ से अपनी मेटल को ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. आगे ऑक्साइड में हम लोगों ने चेंज कर लिया.
सिमिलर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ कार्बोनेट और, जो कार्बोनेट और के साथ जुड़ी हुई, कार्बोनेट होता है स्टूडेंट्स किसी भी मेटल के साथ CO3 का जुड़ा होना, वो क्या होता है उस मेटल का, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट के नाम से ही देखो, कार्बोनेट के नाम से सी से ही कार्बोनेट और सी से ही कैल्सिनेशन है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को कैल्सिनेशन की याद रखना भी जरूरी, अच्छे से याद रह जाएगा कि कैल्सिनेशन जो वर्ड है वो कार्बोनेट्स की इम्प्योरिटी को या फिर कार्बोनेट्स के और को, और में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इन दिस द सल्फाइड ओर्स ऑफ मेटल, सॉरी ये कार्बोनेट और आएंगे यहाँ पे, कार्बोनेट ओर्स, कार्बोनेट ओर्स स्टूडेंट्स ये मिस्टेक है, कार्बोनेट ओर्स आएंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग तो कार्बोनेट्स के ओर को ले रहे हैं ना कैल्सिनेशन के लिए, तो कार्बोनेट्स और। द कार्बोनेट ओर्स ऑफ मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय स्ट्रांगली हीटिंग इन अब्सेंस और लिमिटेड ऑक्सीजन। हम या तो ऑक्सीजन नहीं लेंगे और लेंगे तो बहुत लेस लेंगे, लेस ऑक्सीजन सप्लाई में हम लोग ये रिएक्शन करवाएंगे। सो वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ जिंक कार्बोनेट ZnCO3 व्हेन वी आर हीटिंग इट विदाउट ऑक्सीजन। देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर जब सल्फाइड का और था हम लोगों ने उसके साथ ऑक्सीजन को ऐड किया था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया था, वाइल जिंक कार्बोनेट बिकॉज इट हैव कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट है तो हम इसको सिंपली हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ZnO, मेटल का ऑक्साइड आ गया, जिंक ऑक्साइड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल गई। कोई भी मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलेगी और मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। अब मेटल का ऑक्साइड फिर से वही आ गई रिएक्शन मेटल के ऑक्साइड को, या तो हम सिंपली और ज़्यादा हीट कर दें, देन वी विल गेट Zn प्लस O2, हमें मेटल मिल जाएगी, या फिर हम सिंपली वही फिर से किसी न किसी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो उससे भी हमें Zn प्लस CO या फिर CO2 मिल जाएगा। यहाँ से फिर से हमें मेटल मिल गई, तो या तो रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके या फिर उसको फर्दर हीट करके हम फिर से ऑक्साइड में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे है हमारे पास रिडक्शन ऑफ मेटल्स, रिडक्शन ऑफ मेटल्स ऑक्साइड टू मेटल। मेटल के ऑक्साइड जो थे उसको मेटल्स में रिड्यूस करना, जैसे मैंने अभी अभी ऊपर किया था उसको रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल लिया है ना स्टूडेंट्स, जो ZnO प्लस C, वो एग्जांपल CC में दे रखे हैं, जिससे हमें Zn प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर CO2 भी मिल सकती है अगर हम एक्सेस ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे तो उसको। तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम कंपाउंड बाय द यूज ऑफ सम रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट्स। स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर दीज थ्री। आपका क्वेश्चन में आ सकता है MCQ, व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट, एंड इन ऑप्शन यू मे हैव आइदर कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, एंड फ्रॉम दिस ऑल कार्बन इज मोस्ट प्रोबेबली यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हम लोग जो ऊपर हमने सल्फाइड के ओर को हटा करके सल्फाइड और में से ऑक्साइड लेकर के और फिर कार्बोनेट में से उसमें से भी ऑक्साइड लेकर के, मेटल के ऑक्साइड लेकर के उस रिएक्शन को जो करवा था, उससे जो ऑक्साइड आते थे ऑक्साइड को हम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हुए डायरेक्टली अपनी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मेटल्स टॉप इन रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो सबसे ऊपर आई थी जैसे पोटेशियम थी, सॉरी 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक हमारे पास क्या था, पोटेशियम था, पोटेशियम का सिंबल क्या था स्टूडेंट्स, K, पोटेशियम का सिंबल क्या था स्टूडेंट्स, K था। तुम लोगों ने पोटेशियम यूज किया था, और सोडियम था, सोडियम के सिंबल क्या था, Na था, पोटेशियम के लिए K था। ये सारे के सारे जो आ रहे थे वो मोस्ट रिएक्टिव यानी कि सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स थी। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स में पोटेशियम आती है, फिर सोडियम आती है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस टाइप से ऊपर वाली जो मेटल्स हैं उनके लिए उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, उनके लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट का भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट तो हम कार्बन यूज़ करते हैं या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ करते हैं, फिर हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, और हम लोगों ने जब रिएक्टिविटी सीरीज में बताया था ये तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल से नीचे आते हैं, बीच में आते हैं, तो इसलिए हम इनका रिड्यूसिंग एजेंट का भी नहीं यूज़ कर सकते। सल्फाइड्स और भी नहीं है, कार्बोनेट भी नहीं है इनके साथ कि हम उनको डायरेक्टली हीट करके प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में उनको हीट करके उससे ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ये तो बहुत रिएक्टिव है भाई, वेरी मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। मोस्ट रिएक्टिव होने की वजह से जो ये अपने एलिमेंट्स हैं या फिर जो भी कंपाउंड बना रहे हैं वो अपने साथ, जैसे जस्ट लाइक वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ NaCl, तो ये Cl इसके साथ जुड़ा हुआ है, या फिर NaO बना हुआ है, ऑक्साइड है तो ऑक्साइड को तो हम इजीली रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है तो इसमें से ऑक्साइड को भी लेना बहुत मुश्किल होगा, हम इसको रिमूव करवाना मुश्किल रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड कैन नॉट बी रिड्यूस बाई द यूज ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो हम रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से इनको रिड्यूस नहीं कर पाते। सो दीज मेटल्स जनरली पोटेशियम,
सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जनरली मेटल्स हैं जिनका हम लोग टॉप रिएक्टिव सीरीज में लेते हैं। These are extracted by electrolytic reduction from their molten state। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता था? इलेक्ट्रोलाइट मीन्स एक सॉल्यूशन, जैसे कोई भी सॉल्यूशन होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जा सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ेगा हमें इनका। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। तो हम लोगों ने क्या लिया? ये सॉल्यूशन ले लिया, एक बीकर में या फिर कंटेनर में एक NaCl का सॉल्यूशन ले लिया वाटर के अंदर। तो जब NaCl प्लस वाटर होता है, NaCl प्लस वाटर होता है, तो Na जो है वो Na प्लस और प्लस Cl माइनस में ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस आयंस बना लेता है, कैटायंस एंड एनायन में कन्वर्ट हो जाता है जब हम इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमने NaCl मोल्टन में लिया था या फिर इसको हम वाटर के अंदर डिजोल्व करके लेते हैं, तो इसमें से क्या होगा? जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए आप लोगों को पता ही है हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वन इलेक्ट्रोड एंड सेकेंड इलेक्ट्रोड। फर्स्ट वन इज एनोड बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी, एंड सेकेंड वन इज कैथोड बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कैथोड और एनोड ले लिया और हमें पता है कि जो पॉजिटिव वाला है, जो पॉजिटिव वाला आयन है यानी कि जिसको हम कैटायन बोलते हैं, वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, और जो नेगेटिव वाला आयन बना था जिसको हम लोग एनायन बोलते हैं, वो वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो क्लोरीन है वो तो किसकी तरफ आ जाएगा? एनोड की तरफ, और जो सोडियम है वो किसकी तरफ चला जाएगा? कैथोड की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, सोडियम कहाँ पे? कैथोड, और क्लोरीन कहाँ पे? एनोड। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज था, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आएगा, और सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज आया था स्टूडेंट्स? पॉजिटिव चार्ज आया था, तो वो किसकी तरफ चला जाएगा? कैथोड की तरफ चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे आता है हमारे पास प्योर, इसमें से क्या होगा? एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, प्योर मेटल विल डिपॉजिट एट कैथोड। कैथोड के ऊपर प्योर मेटल होगी, क्योंकि हमें तो सोडियम चाहिए ना, और सोडियम प्योर मेटल होगी, तो वो हमारे कहाँ पे चली जाएगी? कैथोड के ऊपर इकट्ठी हो जाएगी, जिसको हम लोग नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। we call it negative electrode। And similarly chlorine gas liberated, because from there we take the solution of NaCl or molten state of NaCl, so from there Cl2 and Na will form. Na will collected at cathode, but chlorine gas will be liberated or released from the anode. Anode is known as positive electrode। okay students, आगे आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल में क्या होता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोलिसिस इज जनरली यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। जो हमने ये किया था ना, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया था, ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल के लिए हम लोग करते हैं, क्योंकि जब भी मेटल आती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जो इम्प्योरिटीज बच जाती है, उसके लिए हम लोग रिफाइनिंग यूज़ करते हैं और ज़्यादा उसको प्योरीफाई करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर आपकी कुछ भी कंप्लेंट्स हैं, डाउट्स हैं, तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे भी गिवन है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। स्टूडेंट्स जो ये नोट्स हैं, नोट्स का PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आपकी क्लैरिफाई किए जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? रिफाइनिंग ऑफ मेटल के लिए हम लोग टॉपिक पे आ चुके थे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो इसके लिए क्या करना है? व्हेन करंट पास थ्रू इट इम्प्योर मेटल डिजोल्व इन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है स्टूडेंट्स? एक सॉल्यूशन होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है, जो मेटल का सॉल्यूशन होगा, मेटल सॉल्ट का, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स उसको? इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वन क्या है? व्हेन करंट पास थ्रू इट इम्प्योर मेटल डिजोल्व इन इलेक्ट्रोलाइट। अब बात आती है इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल कहाँ पे रखी जाएगी? इम्प्योर मेटल रखी जाएगी हमारी एनोड पे। वही एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड पे हमें प्योर मेटल कलेक्ट होती रहेगी, और पॉजिटिव टर्मिनल पे हमने इम्प्योर मेटल को लगा रखा था। तो स्टूडेंट्स हमने यही करना है, जो करंट पास करते हैं तो इम्प्योर मेटल यहाँ से डिजोल्व होती रहेगी, एनोड पे से डिजोल्व होती रहेगी इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर। सम अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट एट कैथोड। जितना अमाउंट यहाँ से इम्प्योर मेटल का इलेक्ट्रोलाइट में डिजोल्व हुआ है, द सेम अमाउंट फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट विल गो एट और वेंट एट कैथोड एंड डिपॉजिटेड ऑन इट, सो वी विल गेट pure metal at cathode। Okay students, the insoluble impurity settle down at bottom of the anode।
तो जो इम्प्योरिटीज बचेगी, जो कुछ इम्प्योरिटीज बचेगी इसमें से, क्योंकि स्टूडेंट्स ये इम्प्योर मेटल थी हमारी और इसमें से मेटल तो हमारी डिजोल्व होती रहेगी साथ के साथ, तो डिजोल्व होने के बाद में जो इम्प्योरिटीज रिमेनिंग इम्प्योरिटीज बचेगी वो जो बनेगी वो कहाँ पे रहेगी, एनोड के नीचे इकट्ठा होती रहेगी और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड मड। इट इज़ नोन एज एनोड मड। ओके स्टूडेंट्स, एनोड मड बोलेंगे इसको। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है कॉपर का, तो हम लोग कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट किस चीज़ का यूज लेंगे, कॉपर सल्फेट CuSO4। कॉपर सल्फेट का हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो यहाँ पे इम्प्योर मेटल ऑफ कॉपर था, इम्प्योर कॉपर एंड वी विल गेट प्योर कॉपर एट कैथोड। एनोड के ऊपर इम्प्योर और कैथोड के ऊपर प्योर। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, जो इम्प्योर कॉपर था वो डिजोल्व होता रहेगा धीरे 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 इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, एंड इलेक्ट्रोलाइट से जो प्योर कॉपर था वो डिपॉजिट होता रहेगा कैथोड के ऊपर। और इलेक्ट्रोलाइट हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है, तो इसके अंदर ये डिजोल्यूशन पावर कंटिन्यू चलती रहेगी, डिजोल्यूशन इसका कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा जो एनोड के ऊपर रिएक्शन होगा वो क्या रहेगा, Cu गिव्स Cu2 + 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। और कैथोड के ऊपर क्या होगा स्टूडेंट्स, कैथोड के ऊपर Cu2 जो कॉपर आयन बना था, इसमें से कॉपर आयन Cu2 प्लस जो आयन था प्लस में SO4 2 माइनस आयन बनेगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा। जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन था, इलेक्ट्रिसिटी पास होने से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो था वो डिसोसिएट हो जाता है। SO4 था ना स्टूडेंट्स, तो Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में डिसोसिएट हो जाता है। तो जो Cu2 प्लस था, ये जो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आए थे इनको गेन करके और प्योर बन करके हमारा एनोड के ऊपर डिपॉजिट होता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो किसी भी मेटल की प्योर फॉर्म लेनी है तो हम लोग इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी करते हैं। नेक्स्ट इज कोरोजन। कोरोजन स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर 1 में भी कर चुके हैं, वैसे सिंपली तो थोड़ा बहुत तो चैप्टर 1 में भी आया था इंट्रोडक्शन में, और फर्दर प्रीवियस क्लासेज में भी आप लोग कर चुके हो। कोरोजन क्या होता है, किसी भी मेटल को, स्टूडेंट्स सुनिएगा ध्यान से एक बार, किसी भी मेटल को जब हम कहीं पे खुले प्लेस में रख देते हैं, ओपन प्लेस में रख देते हैं, तो उसके ऊपर कुछ न कुछ एक लेयर बन जाती है, वो थोड़ी सी भद्दी हो जाती है, ऊपर से उसका कलर चेंज हो जाता है। कई बार ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, जैसे कॉपर होता है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर आ जाएगी। आयरन होता है, उसके ऊपर रेड कलर की लेयर आ जाती है। तो वो क्या होता है, हमारी जो मेटल थी वो मोस्ट सरफेस के अंदर या फिर मोस्ट एटमॉस्फेयर के अंदर हमारी करोड हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो ईटिंग अप ऑफ मेटल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मेटल ख़राब हो जाएगी, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोरोजन। तो स्टूडेंट्स क्या है कोरोजन, कोरोजन सरफेस ऑफ सम मेटल्स कोरोड व्हेन दे आर एक्सपोज टू मोस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम। कुछ लंबे टाइम तक जब हम उनको प्लेस कर देते हैं कहीं पे, किसी भी खुली जगह पे हम लोगों ने रख दिया, तो उसका जो है ऊपर एक लेयर बन जाएगी, और वो लेयर किस चीज़ की बनेगी, उसके किसकी बनेगी स्टूडेंट्स, कोरोजन की बनेगी। किसकी बनेगी, कोरोजन की। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, इज कॉल्ड एज कोरोजन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, कोरोजन बोलेंगे। और इसमें क्या होता है, सिल्वर बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर। सिल्वर स्टूडेंट्स जो आप लोगों की ज्वेलरी में भी यूज करते हो, वो ब्लैक कलर हो जाता है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉपर रिएक्ट विद मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म अ ग्रीन लेयर। स्टूडेंट्स इनके कलर भी याद रखने आपको, क्योंकि आपका एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। ग्रीन लेयर जो बनेगी कॉपर कार्बोनेट की बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉपर को जब हम किसी भी कॉपर वायर को रख देते हैं, हमारे कनेक्शन भी होते हैं, जैसे हम लोग कई बार वायर लगाते हैं तो वायर के ऊपर भी ग्रीन ग्रीन टाइप का कुछ सब्सटेंस सा जम जाता है, वो क्या है, कॉपर के ऊपर कोरोजन है। किस चीज़ का है, कॉपर कार्बोनेट का, क्योंकि कॉपर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड वन इज आयरन। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स यही ज़्यादा मेटल्स यूज़ की जाती हैं, तो मेटल को जब हम आयरन मेटल को जब हम रखते हैं तो उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है। तो आयरन व्हेन एक्सपोज टू मोस्ट एयर ए ब्राउन कलर लेयर डिपॉजिटेड ऑन इट इज कॉल्ड रस्ट। एंड रस्ट का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आ जाता है, रस्ट का फॉर्मूला आ जाता है, रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe3O4 इंटू XH2O। XH2O क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके साथ कितने भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर कितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ सकते हैं। तो ये रस्ट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, और ये आ जाता है एमसीक्यू में भी पूछा था, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट्स, राइट कर लेना इसको। रस्ट का फॉर्मूला क्या है, Fe3O4 इंटू XH2O, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जब रस्टिंग तो हो चुकी है तो हमें तो नहीं चाहिए भी रस्टिंग, तो रस्टिंग से बचाने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, या फिर रस्टिंग या फिर कोरोजन से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम कुछ टेक्निक्स ऐसी यूज़ करते हैं।
जो हमारे लिए ज़्यादा कॉस्टली ना हो, कुछ ऐसी होती हैं जो घरों में यूज़ की जा सकती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती हैं। तो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कि हमें कहाँ पे किस जगह पे उस पार्ट को यूज़ करना है या फिर उस मेटल को यूज़ करना है, और उसी के बिहाफ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए, जिसमें से सबसे ज़्यादा कॉमनली जो हम आयरन का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आयरन को तो हम बिल्डिंग मटेरियल में भी यूज़ करते हैं, ब्रिज में भी यूज़ करते हैं, और भी हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारी अलमीरा हो गई, घरों में जो भी हाउस होल्ड गैजेट्स हो गए उनमें भी आयरन कहीं ना कहीं लगा होता है। तो आयरन इतना ज़्यादा है, हमारी हर जगह पे यूज़ किया जाता है, और इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, तो सबसे पहले हम लेते हैं आयरन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कोरोजन बाय पेंटिंग। भाई आयरन का कोई भी आर्टिकल है, जैसे हम लोग कुछ भी सामान लेके आते हैं आयरन का, अलमीरा हो गया, तो उसके ऊपर पेंट वगैरह करवा के जरूर लेके आते हैं। नहीं हो रखा है तो हम उसके ऊपर कर लेते हैं पेंट, क्योंकि पेंट करने से उसके अंदर कोरोजन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने आयरन का कोई भी पीस लिया तो उसके ऊपर हम लोगों ने पेंट की एक लेयर डिपॉजिट कर दी, और अब जो बाहर से मॉइस्ट एयर थी वो इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती, बिकॉज पेंट विल प्रिवेंट दैट लेयर। ओके स्टूडेंट्स, अप्लाइंग ऑयल या फिर ऑयलिंग, भाई जैसे मशीन के पार्ट्स होते हैं, मोटरसाइकिल हो गया उसके अंदर हम लुब्रिकेंट ऑयल डालते हैं, मशीन होगी जो हमारी सीविंग मशीन होती है उसके अंदर भी हम ऑयल डालते हैं, वो इसलिए ही यूज़ किया जाता है, ऑयलिंग इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि पार्ट स्मूथ रहे, प्लस उसके साथ साथ उसको कोरोजन ना लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट वन इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का डेफिनेशन नीचे स्टूडेंट्स करेंगे अभी। क्रोम प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे हम है ना कभी कभार आयरन के आर्टिकल के ऊपर है ना क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए स्टूडेंट्स वही फिर से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की तरह ही प्रोसेस का यूज किया जाता है। जैसे एनोड होता है और एक कैथोड होता है, तो कैथोड के ऊपर हम उस मेटल को लगाएंगे जिसको डिपॉजिट करना है, जैसे क्रोमियम को करना था तो क्रोमियम को हम कहाँ पे लगाएंगे, कैथोड पे, और जिस मेटल के ऊपर डिपॉजिट करना है, जिस मेटल के ऊपर डिपॉजिट करना है उसको हम लेंगे एनोड पे, प्योर मेटल को। जैसे आयरन था, आयरन को हम लेंगे एनोड के ऊपर, आयरन को हम लेंगे एनोड के ऊपर। तो हम यहाँ से फिर सॉल्यूशन ऑफ दिस मेटल हुज विच हैव टू बी डिपॉजिट, जो कैथोड के ऊपर रख रखी थी उसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज करेंगे, और वो जो मेटल थी वो जिसको प्लेट करना था, जैसे क्रोमियम था उसकी प्लेटिंग करनी थी ना, तो डिजोल्व होती रहेगी, और जो इलेक्ट्रोलाइट था इलेक्ट्रोलाइट में से प्योर मेटल के ऊपर या फिर जिस भी मेटल के ऊपर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी थी उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों ने गोल्ड प्लेटेड वॉच भी देखी होगी, गोल्ड प्लेटेड वॉच, ठीक है ना स्टूडेंट्स, वो इसी तरीके से प्लेटिंग की जाती है। तो हम क्रोम प्लेटिंग करके भी किया जा सकता है, और बाय मेकिंग एलॉय बना करके भी किया जा सकता है। अभी हम इन दोनों को देखते हैं स्टूडेंट्स, एक तो हमारी गैल्वेनाइजेशन की डेफिनेशन और एक एलॉय की डेफिनेशन, ये क्या क्या होती है। सबसे पहले आता है एलॉय। एलॉय क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे हमें कोई भी एक मेटल लेनी है जो ज़्यादा अमाउंट में होती है, एक मेटल, उसके अंदर कोई भी दूसरी मेटल, तीसरी मेटल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हम 2 और मोर देन 2 मेटल्स का यूज करते हैं, 2 और मोर देन 2 मेटल्स का यूज करते हैं, या फिर एक मेटल होगी प्लस दूसरी नॉन मेटल होगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स, इनका यूज करते हैं हम लोग क्या बनाने के लिए, एलॉय बनाने के लिए। तो हमें जो मेटल लेनी है ना, जिसका कंपोजिशन ज़्यादा होता है, तो हम ज़्यादा उसको लेंगे, सबसे पहले उसको मोल्टन स्टेट में ले लेंगे, मोल्टन मेटल। कैसी स्टूडेंट्स, मोल्टन मेटल, मोल्टन स्टेट में वो मेटल ले लेंगे, उसके अंदर जिसका भी कम अमाउंट मिक्स करना है, तो उस मेटल को फिर से हम मेल्ट करके उसको जितना भी डिजायर्ड अमाउंट होता है उसको इंसर्ट कर देते हैं, फिर डाल देते हैं। तो उस टाइप से हमारे पास क्या बनती है, एलॉय बनती है, और इसको हिलाते रहते हैं ताकि ये होमोजीनियस मिक्सचर प्रिपेयर हो जाए। तो स्टूडेंट्स एलॉय क्या है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, और या तो ये डेफिनेशन लिख लो, 2 और 2 से ज़्यादा मेटल्स हो सकते हैं, और अ मेटल विद अ नॉन मेटल, एक मेटल का दूसरी नॉन मेटल के साथ भी जो मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय। एलॉय क्यों किया जाता है स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ की, ताकि हम लोग उसको कोरोजन से बचा सकें। एलॉइंग से कोरोजन बच सकता है, कोरोजन नहीं होगा उस मेटल को, और वो ज़्यादा उसकी जो लाइफ टाइम था वो एक्सटेंड हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर मान लो कोई भी प्योर मेटल होती तो वो 3 ईयर्स तक अगर काम कर सकती थी, तो उसके अंदर पर्टिकुलर डिजायर्ड अमाउंट में कुछ भी अनदर मेटल या फिर नॉन मेटल मिलाने से उसकी लाइफ टाइम जो है 3 ईयर्स की बजाय 5, 6, 10 ईयर्स तक भी इंक्रीज की जा सकती है। और कुछ मेटल्स के तो एलॉय इस तरीके से प्रिपेयर किए हैं जिसकी 100 ईयर्स तक, 200 ईयर्स तक, 1600 ईयर्स तक भी चल सकती हैं। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कि हमने उसमें कितनी कंपोजिशन, कितने टेम्परेचर पे उसको हीट करके मिक्स किया था। तो हमने यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल ले रखे हैं एलॉय के, जैसे ब्रास है, ब्रास के अंदर कॉपर और जिंक होता है स्टूडेंट्स,
ब्रॉन्ज के अंदर कॉपर और टिन होता है, याद रखना स्टूडेंट्स इनको। स्टील के अंदर क्या होता है, आयरन, निकेल एंड क्रोमियम होता है। इसी टाइप से हमारे पास नाइक्रोम है, बहुत सारी और भी मेटल्स है स्टूडेंट्स, सॉरी एलॉय हैं, तो हमने तो इन्हीं को पढ़ना है अभी, जो आपके सिलेबस में अभी यही है। इसके साथ साथ एक सोल्डर भी होता है, सोल्डर स्टूडेंट्स, सोल्डर भी एक टीन का एलॉय होता है, जो जैसे आपके रिमोट होते हैं, रिमोट को अगर आप लोग अंदर से खोल के देखते हो तो बैक साइड में उसके ऊपर कुछ डॉट डॉट से कनेक्शंस कर रखे होते हैं, वो कनेक्शंस जो होते हैं वो सोल्डरिंग ही होती है, तो सोल्डरिंग के लिए यूज किया जाता है, कनेक्शंस बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन भी एक प्रोसेस है स्टूडेंट्स जो कोरोजन से किसी भी मेटल को बचाती है। गैल्वेनाइजेशन एक स्पेशल प्रोसेस है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। गैल्वेनाइजेशन एक स्पेशल प्रोसेस है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की ही प्रोसेस है। जैसे अभी हम लोगों ने क्रोम प्लेटिंग पढ़ा था, ऊपर क्रोम प्लेटिंग आ था, क्रोमियम की प्लेटिंग लगा देना, गोल्ड प्लेटिंग, गोल्ड की प्लेटिंग लगा देना, किसी भी मेटल के ऊपर गोल्ड की लेयर चढ़ा देना, उसको गोल्ड प्लेटिंग बोल देंगे। क्रोमियम की लगा देंगे तो क्रोमियम प्लेटिंग हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, वो तो उसकी प्लेटिंग थी। तो ये लेकिन यहाँ पे जो गैल्वेनाइजेशन है वो स्पेशल प्रोसेस है, किस चीज़ के लिए है, इट इज़ ए मेथड टू प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन, स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम रस्टिंग बाय डिपोजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन दैम। स्पेशली जिंक की प्लेटिंग लगानी है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो भी आयरन और स्टील होगा उसके ऊपर अगर हम जिंक की प्लेटिंग करते हैं तो उसी को हम लोग गैल्वेनाइजेशन नाम देंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक है और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, चैप्टर 3 फिनिश हो जाता है, चैप्टर 3 फिनिश कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स आप मेरे को व्हाट्सएप पे 8053069044 ये कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है स्टूडेंट्स। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 8053069044। इस नंबर पे आप मेरे को कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्ट आउट किया जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। और जैसा मैंने आप लोगों को बता रखा है कि नेक्स्ट जो क्लासेज रहेंगी वो रहेंगी हमारी स्मार्ट क्लास। कैसी क्लास रहेंगी स्टूडेंट्स, स्मार्ट क्लासेज। स्मार्ट क्लासेस का भी हमारा डाटा प्रिपेयर है, कुछ प्रिपेयर होने लग रहा है, तो आप लोगों को स्मार्ट क्लासेस नेक्स्ट वीडियो से ही अवेलेबल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, अगर इनके किसी को असाइनमेंट्स वगैरह चाहिए तो असाइनमेंट्स की वीडियो अलग से बना दूंगा स्टूडेंट्स। और असाइनमेंट्स के लिए क्वेश्चंस जो भी हैं, क्वेश्चन आंसर या फिर आपके प्रैक्टिस सेट भी अगर आपको चाहिए तो प्रैक्टिस भी हम लोग ऑनलाइन स्टार्ट करवा सकते हैं। वो आपकी क्वेरीज के ऊपर होएगा स्टूडेंट्स। अगर आप लोग ज़्यादा क्वेरीज डालते हो तो आपको उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट या फिर प्रैक्टिस पेपर या फिर प्रैक्टिस वाली वीडियो भी क्वेश्चंस में हम जरूर कराएंगे। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए जाएंगे स्टूडेंट्स, कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। बाकी बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक हमें चलना है और हमें 100 on 100, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, 100 on 100 स्कोर करना है साइंस में। उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी है। आप लोग मेहनत कीजिए, हम यहाँ से मेहनत करेंगे, आप लोग अपना घर से वीडियोज़ को देख के और मेहनत करते रहिए। रिजल्ट सच में बहुत बेहतर आएगा, ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग मेहनत करेंगे। जब टीचर मेहनत करें तो बच्चों का भी मेहनत करना बनता है। आपके पेरेंट्स और टीचर आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं बेटा, तो अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से पढ़ें, मन लगा के काम करें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वीडियोज़ को स्टूडेंट्स देखो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी कुछ न कुछ बेनिफिट हो सके, उनका भी भला हो सके, वो भी इसको यूज़ कर सके, वो भी कुछ न कुछ सीख सके। क्योंकि हर टीचर का मेथड अलग अलग होता है, पढ़ाने का मेथड अलग होता है, मैटर तो स्टूडेंट्स बुक्स में भी मिल जाता है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।